आज ऐतिहासिक दिन है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर, एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पर एक जीवन पद्धति के साथ एक चिकित्सा पद्धति। 19 फरवरी को बाबा रामदेव ने कोरोनिल, जो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसके रिसर्च ट्रायल्स के रिजल्ट्स के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने बताया कि ये कोरोनिल दवाई कोविड-19 के पेशेंट का भी इलाज कर सकती है। और इन रिजल्ट्स की साइंटिफिक कम्युनिटी के कई मेंबर्स ने आलोचना करी। इसके बाद जो दूसरे रिसर्च पेपर जो अभी तक पब्लिश हो चुके हैं, उन सब का एक हमने ये कंपाइल करके ये दूसरा एक पूरा महाग्रंथ बन गया है। अब इस क्लेम पर थोड़ी कंट्रोवर्सी है, पर हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इस लॉन्च के दौरान 2 यूनियन मिनिस्टर्स नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। बाबा रामदेव ने एक और दावा किया कि इस कोरोनिल को WHO से अप्रूवल मिला है, पर कुछ टाइम बाद WHO ने इस बात को खारिज कर दिया। WHO के अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इस लॉन्च से खुश नहीं थी। उन्होंने पतंजलि को कहा कि उनको सारे कोरोनिल से संबंधित रिसर्च पेपर्स रिलीज करने चाहिए और वो स्पेशली नाखुश थे हेल्थ मिनिस्टर के व्यवहार से, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर खुद एक डॉक्टर हैं और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड के हिसाब से कोई भी डॉक्टर किसी भी ड्रग या फिर मेडिसिन को एडवर्टाइज करता हुआ नहीं दिखाई दे सकता। और इस आलोचना के बाद पतंजलि के ऑफिशियल्स ने भी बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया। पतंजलि के MD आचार्य बालकृष्णन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑफिशियल्स को एक ओपन चैलेंज दिया कोरोनिल के बारे में और कहा कि वो क्लिनिकल ट्रायल का पेपर जरूर शेयर करेंगे। तो इस पेपर में लिखा क्या है और साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग इसके बारे में बोलते क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धर्मवीर तातावेदी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक PhD स्टूडेंट है, उन्होंने 4 इश्यूज हाईलाइट करे। पहला है सैंपल साइज। पतंजलि के क्लिनिकल ट्रायल में बस करीब 100 पेशेंट्स ही मौजूद थे, जबकि अगर आप फाइजर से कंपेयर करोगे, उनके वैक्सीन ट्रायल में करीब 40,000 लोग प्रेजेंट थे। दूसरा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिन पेशेंट्स के साथ ट्रायल किया पतंजलि ने, वो बहुत डिफरेंट था जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि एक रिसर्च ट्रायल होता कैसे है। अब रिसर्च में 2 टर्म्स बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, पॉपुलेशन और सैंपल। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी एक दवाई मैन्युफैक्चर करना चाहती है 130 करोड़ इंडियंस के लिए, पर वो सभी लोगों के पास तो नहीं जा सकते एक ट्रायल करने के लिए, इसीलिए वो कुछ लोगों को चुनते हैं इस पॉपुलेशन से और इसको कहा जाता है रैंडम सैंपल। पर ये सैंपल पॉपुलेशन की तरह ही होना चाहिए डिफरेंट इंडिकेटर्स के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि जो सैंपल में पार्टिसिपेंट्स हैं वो बस मेल हैं, तो ट्रायल रिजल्ट्स शायद एक्यूरेट नहीं होंगे, क्योंकि इस दवाई का इफेक्ट मेल और फीमेल पर अलग हो सकता है। और ये कंपनी अपनी गलतियां तभी रियलाइज करेगी जब उनकी एक्चुअली मेडिसिन मार्केट में जाएगी और शायद फीमेल पेशेंट्स पर वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। जेंडर के अलावा एज, हेल्थ कंडीशंस और इवन जो आप एनवायरनमेंट में रहते हैं वो सब बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए अगर पॉपुलेशन में मान लो मेल और फीमेल का रेशियो 50-50 है, तो आपके सैंपल में भी वो रेशियो 50-50 होना चाहिए। तो एक इशू है कि आपका सैंपल आपकी पॉपुलेशन की तरह होना चाहिए। दूसरा इशू है कि आपके सैंपल में जो ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप होता है वो भी सिमिलर होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ट्रीटमेंट क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है, अब समझाने की कोशिश करते हैं। किसी भी दवाई की इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए रिसर्चर्स किसी भी सैंपल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ट्रीटमेंट और कंट्रोल। कंट्रोल ग्रुप को कोई भी दवाई नहीं दी जाती। उनको लगता है कि उनको कोई दवाई दी जा रही है, पर एक्चुअली उनको कुछ और दिया जाता है जिसको बोला जाता है प्लेसिबो, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उनको एक्चुअल दवाई दी जाती है। फिर कुछ टाइम बाद रिसर्चर्स ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप को कंपेयर करते हैं। अगर मान लो कोविड केसेस ट्रीटमेंट ग्रुप में कम थे, इसका मतलब यह है कि जो दवाई थी वो एक्चुअली इफेक्टिव थी। पर इस चीज़ को साबित करने के लिए आपके ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होने चाहिए। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोरोनिल के रिसर्च ट्रायल में ये दोनों ही चीज़ें लागू नहीं थी। जैसे उनके क्लिनिकल ट्रायल के 100 पेशेंट्स में से बस 18 ही महिलाएं थी, जबकि जनरल पॉपुलेशन में महिलाओं की संख्या 40 से 50 तक हो सकती है 100 में से। तीसरा इशू है कि ये क्लिनिकल ट्रायल किन तरीके के कोविड-19 पेशेंट्स पर हुआ। अब इस स्टडी में जो भी पेशेंट्स थे वो या तो एसिम्प्टोमेटिक थे या फिर बस माइल्डली सिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि कोविड-19 का उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा।
उनके रिसर्च ट्रायल में कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं था जिनके सीरियस सिम्टम्स थे। पर पतंजलि ने ये नहीं कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये दवाई बस एसिम्प्टोमेटिक या फिर माइल्डली सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए। बाबा रामदेव ने कहा कि ये ट्रीटमेंट के लिए ही नहीं बल्कि प्रिवेंशन और क्योर के लिए भी यूज की जा सकती है, यानी कि सबके लिए। पर क्या हम में से कोई भी कंफर्टेबल होगा ये दवाई सजेस्ट करने के लिए किसी भी सिवियर पेशेंट को, जब हमें पता है कि रिसर्च ट्रायल में कोई सिवियर पेशेंट था ही नहीं। चौथी प्रॉब्लम है कि उनके पेपर में ये नहीं बताया गया कि जो पेशेंट्स इंक्लूडेड थे ट्रायल में वो किस दिन पर इन्फेक्टेड थे। क्या जब उन पर रिसर्च हो रही थी तो वो अपने चौथे दिन पर थे कोविड-19 इन्फेक्शन के या 10वें दिन पर, और ये बहुत मायने रखता है। मान लीजिए कि एक पेशेंट है प्रियंका। अब हम जानते हैं कि जो वायरस का लोड है, यानी कि जो वायरस का इफेक्ट है, वो 3-4 दिन बाद कम होने लगता है और 2 हफ्ते बाद करीब करीब खत्म हो जाता है। 8वें दिन उनको कोरोनल दवाई दी गई और उनको फिर 1 हफ्ते के लिए मॉनिटर किया गया। 1 हफ्ते बाद उनका नेगेटिव टेस्ट आया। पर नेगेटिव आने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये दवाई की वजह से था या फिर ये नेचुरल वेरिएशन थी कोविड-19 वायरस की, क्योंकि हमें पता है कि 2 हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली वायरस का लोड बहुत कम हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली ये पहली बार नहीं है जब पतंजलि के प्रोडक्ट्स कंट्रोवर्सी में आए। जून 2020 में बाबा रामदेव ने कोरोनिल लॉन्च करी थी एज अ कोविड-19 क्योर, पर आयुष मिनिस्ट्री ने पतंजलि को कहा कि उनको और डिटेल देनी होगी उसको एडवर्टाइज और बेचने से पहले। पर फिर आचार्य बालाकृष्णन ने एकदम से एक यू टर्न किया और उन्होंने कहा कि कोरोनिल कोविड-19 का समाधान कर सकती है। फिर 2017 में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि 33 में से 25 पतंजलि प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजिंग कोड को वायलेट कर रहे हैं। फिर 2017 की एक आरटीआई ने बताया कि कई पतंजलि प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग उनका आंवला जूस सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। ऐसे जो इंडियन आर्म फोर्स के कैंटीन स्टोर थे उन्होंने भी बंद कर दिया था पतंजलि के आंवला जूस बेचना। फिर दिसंबर 2016 में पतंजलि को अपने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से 11 लाख रुपए का फाइन भी हुआ था, क्योंकि उनके कई प्रोडक्ट्स जैसे सरसों का तेल, नमक, बेसन और शहद ने क्वालिटी टेस्ट क्लियर नहीं करे थे। और 2013 में बाबा रामदेव ने गे कम्युनिटी के मेंबर्स को इनवाइट किया था अपने आश्रम में, क्योंकि वो उनको क्योर करना चाहते थे योगा के जरिए, क्योंकि वो ये मानते थे कि होमोसेक्सुअलिटी एक मेंटल डिसऑर्डर है। अब नॉर्मल सिचुएशन में आप शायद ये सोचेंगे कि कोई भी कंपनी जो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आई है वो शायद इतना अच्छा नहीं कर रही होगी, पर पतंजलि के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो प्रॉफिटेबल ही नहीं बल्कि लीडिंग कंपनी है इंडिया के एफएमसीजी सेगमेंट में, और इसके पीछे एक अहम कारण है बाबा रामदेव का संबंध मोदी सरकार के साथ। एक आरटीआई रिपोर्ट ने दिखाया कि बाबा रामदेव ने 11 लाख रुपए डोनेट करे थे बीजेपी पार्टी को 2009 में, और 2014 इलेक्शंस के पहले उन्होंने ओपनली नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया था। मोदी जी का वातावरण बना हुआ है। इलेक्शन से पहले ही लोगों ने मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में सिलेक्शन किया है, बस अब तो मोहर लगना बाकी है। और इस समर्थन की वजह से उनको कई लाभ मिले, जैसे नवंबर 2014 में उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई। मोदी सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स सरकारी केंद्रीय भंडार में रखे जाएंगे, और मध्य प्रदेश की सरकार ने पतंजलि के प्रोडक्ट्स सरकार की राशन शॉप्स में भी रखे। 2008 में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने परमिशन दी बाबा रामदेव को एक काउ रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की, जो रेडी हुआ था 2017 में, और प्रधानमंत्री मोदी ने ही इनॉग्रेट किया था। ये पहला अवसर है हिंदुस्तान में, एक योगी प्रधानमंत्री है और एक योगी प्रधानमंत्री ने अब मुख्यमंत्री भी योगी बनाने शुरू कर दिए। बहुत बहुत अभिनंदन है, अब योगियों के भी अच्छे दिन आ रहे हैं। जहां 2013 में पतंजलि का रेवेन्यू करीब 1000 करोड़ का था, 2019 में वो करीब 9000 करोड़ का था, और 2020 में उनके प्लान थे 25,000 करोड़ टच करने का। और जो हमने 19 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी वो एक उदाहरण था बाबा रामदेव और बीजेपी सरकार के बीच में संबंध का। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि ऐसी दवाइयां प्रमोट करी जा रही है इंडिया में मिनिस्टर्स की प्रेजेंस में, जब इंडिया दूसरे देशों को मदद कर रहा है एक्चुअली साइंटिफिक वैक्सीन से। उस समय जब हमारी सरकार की वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात पूरी दुनिया में की जा रही है, और जहां हम चाइना को भी इस डिप्लोमेसी में हरा रहे हैं। अब हम यही आशा कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक कम्युनिटी में जो आवाज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान और अटेंशन दिया जाए एज़ कम्पेयर टू वो सॉल्यूशंस जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। पर इस चीज़ के लिए हमारी सरकार को रियलाइज़ करना होगा कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं।